हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का वो पढ़ेंगे। वन शॉर्ट रिवीजन रहेगा और इसमें हमें क्या देखना है। चैप्टर का नाम क्या है? दो ध्रुवता का अंत। तो अब सबसे पहले हम प्रश्न उठाते हैं कि दो ध्रुवता का मतलब क्या होता है। तो दो ध्रुवता विश्व क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, विश्व में दो महाशक्तियाँ उभरती है जिसका नाम क्या है, यूएसए और यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर जो महाशक्तियाँ थी उनके बीच जो युद्ध चला था, ऐसा युद्ध जिसमें कभी युद्ध हुआ ही नहीं, सिर्फ युद्ध की संभावनाएं थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। तो शीत युद्ध का अंत ही दो ध्रुवीय विश्व का अंत है। तो शीत युद्ध के अंत में कौन सी महाशक्ति खत्म हो गई? यूएसएसआर खत्म हो गया। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है, किस प्रकार यूएसएसआर का अंत होता है और क्या प्रतीक रहे यूएसएसआर के अंत के। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि शीत युद्ध का अर्थ समझ में आ गया। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध होने की संभावना होती है परंतु युद्ध होता नहीं है। तो ये जो शीत युद्ध का दौर था ये कब से कब तक चला? 1945 से लेके 1991 तक चला। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध का प्रतीक क्या था। तो शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार, जो कब बनी? 1961 में। जो बर्लिन है वो दो भागों में बट गया था और जब शीत युद्ध का अंत होता है तो 1989 में क्या होता है, जनता उस दीवार को तोड़ देती है। तो उसे क्या माना जाता है? शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। और सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 25 दिसंबर 1991 को। और इसमें कितने देश बनते हैं? 15 गणराज्य बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे सोवियत संघ का जन्म होता है। तो रूस की क्रांति कब होती है? 1917 में। और इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, जिससे विश्व में एक साम्यवादी सोवियत गणराज्य का अस्तित्व होता है। मतलब एक पहली साम्यवादी सरकार विश्व के अंदर उभरती है। साम्यवाद का मतलब क्या है? समतावादी समाज या साम्यवादी समाज, जिसमें केंद्रीकृत योजना होते हैं। केंद्र सरकार योजनाएं लेके आती है, राज्य का नियंत्रण होता है और देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है, साम्यवादी दल होता है, उसके निर्देश में देश को चलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोवियत संघ की विशेषता क्या है। तो सोवियत संघ एक सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो कैसी थी? पूंजीवादी प्रणाली से बिल्कुल अलग साम्यवादी प्रणाली थी। अब साम्यवाद का मतलब क्या है? साम्यवाद समाजवाद समतावाद, इसको इस अर्थ में भी हम देख सकते हैं कि सब कुछ समान है, पूरा जो देश है उसमें समानता है, सबके पास काम करने का अधिकार है, सब इक्वल है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? अर्थव्यवस्था कैसे थी? नियोजित का मतलब क्या होता है? प्लान्ड इकोनॉमी। सब कुछ पहले क्या किया गया? प्लान किया गया, उसके बाद उसको लागू किया गया। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं सबसे पहले कहाँ आई? यूएसएसआर में। कब आई? 1927 में। अब कौन सी पार्टी है? एक साम्यवादी पार्टी है पूरे देश में और कोई पार्टी ही नहीं है। तो साम्यवाद पार्टी का दबदबा था, सब कुछ उसकी चलती थी और न्यूनतम जीवन स्तर लोगों को सबको उपलब्ध था, जैसे कि हॉस्पिटल की सेवाएं, स्कूल, काम करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें थी। अब बेरोजगारी का अभाव नहीं था। सरकार क्या करती थी? सारे जितने भी सरकारी उद्योग है, क्योंकि उस देश में सब कुछ क्या था? सरकारी उद्योग थे, तो सबको क्या देती थी? काम करने का अधिकार था और किसी के पास कोई बेरोजगार ही नहीं था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे, तो सबको काम करने का अधिकार था। इसके अलावा संचार प्रणाली तो उन्नत थी, पर जैसे हम देख सकते हैं कि जो प्रेस है उसके ऊपर क्या लगा रखी थी? सेंसरशिप लगा रखी थी। जब प्रेस के ऊपर सेंसरशिप होगी तो जनता कुछ अच्छी तरह से नहीं जान पाएगी सरकार के बारे में या अपने आसपास के देशों के बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी चीज़ों के ऊपर किसका स्वामित्व था? सरकार का स्वामित्व था। देश के अंदर सुई से लेके कार तक देश के अंदर कौन बनाती थी? सरकार बनाती थी। अब उत्पादन का साधनों पर सरकार का नियंत्रण, सुई से लेकर कार तक कौन बना? देश बनाता था। तो ये हो गई विशेषता, ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दूसरी दुनिया। एक तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया वाले वो देश हैं जो किसको फॉलो करते हैं? यूएसए को फॉलो करते हैं। दूसरी दुनिया वाले देश कौन से हैं? जो यूएसएसआर को फॉलो करते हैं। तो दो विश्व कितने दो भागों में बट गया? दो
दुनियाओं में बट गया। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, पहली दुनिया यूएसए, दूसरी दुनिया यूएसएसआर, और इसे पूर्वी यूरोप का जो भाग है वो किससे प्रभावित हो गया? साम्यवाद से प्रभावित हो गया। और उन देशों ने क्या अपना लिया? समाजवाद। ठीक है, तो दूसरी दुनिया जो यूएसएसआर को फॉलो कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? ये जो है साम्यवादी 1980 में क्या बने थे? राजनीतिक सुधार लेके आए, यूएसएसआर के नेता थे, और उन्होंने 2 सुधार लेके आए, पुनर्रचना और खुलापन। तो ये आर्थिक सुधार थे। पुनर्रचना और खुलेपन के तहत इन्होंने क्या किया कि व्यापार जो है वो पश्चिम के देशों के साथ व्यापार करने लगे। जो अर्थव्यवस्था थी उसका दोबारा से पुनर्निर्माण करना स्टार्ट कर दिया ताकि इनका विकास हो। तो जो ये सुधार लेके आए उसका विपरीत प्रभाव पड़ गया, और जो सोवियत संघ के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जब व्यापार दूसरे देशों के साथ स्टार्ट किया तो लोगों का संपर्क पश्चिम के देशों के साथ बढ़ा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर जागरूकताएं आती है, जिसकी वजह से लोग आकांक्षाएं बढ़ती है कि हमारा भी विकास हो। तो ये कहीं ना कहीं सोवियत संघ के सुधार तो करना चाहते थे, परंतु वो विपरीत पड़ जाता है। अब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की जाती है? 25 दिसंबर 1991 को, और जो है वो उनके नेताओं द्वारा की जाती है। इसमें जो है पूर्वी यूरोप के देश और रूस, यूक्रेन, बेलारूस जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और कितने देश बनते हैं? 15 देश बनते हैं, और इन 15 देशों को क्या कहते हैं? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, CIS, जिसके अंदर कितने देश हैं? सोवियत संघ का विघटन होता है, 15 नए देशों का उदय होता है, और इसमें जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन का निर्माण करते हैं, जिसमें CIS का सदस्य बनना मतलब स्वैच्छिक भी हो सकता है, और इसमें शामिल हो जाता है इस ग्रुप में, तो उसे स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में शामिल एक इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और वो क्या करेगा? जो अपने सदस्यों देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। ठीक है, अब एक ध्रुवीय विश्व का क्या होता है? आरंभ होता है। एक ध्रुवीय विश्व का जो आरंभ है वो कब से स्टार्ट होता है? 1991 से स्टार्ट होता है, जब सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, और एक महाशक्ति कौन उभरती है? यूएसए उभरती है। ठीक है, तो जो यूएसए महाशक्ति उभरती है, इसमें जो है शक्तियाँ किसके पास होती है? यूएसए के पास होती है। पूरा विश्व अब में एक महाशक्ति है जिसका नाम है यूएसए। तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो जाना। अब इसका परिणाम क्या होता है कि पूरे विश्व में पूंजीवाद का प्रचार होता है, साम्यवाद कमजोर पड़ जाता है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत होने लग जाती है। अब क्या पढ़ना है? सोवियत संघ के विघटन के कारण पढ़ने हैं। क्यों सोवियत संघ का अंत होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? लोगों की आकांक्षाएं कि वो पूरा नहीं हो पा रही थी। साम्यवाद सरकार थी, लोगों के पास काम करने का अधिकार था, पर लोगों की आकांक्षाएं फिर भी पूरा नहीं हो पा रही थी। और जो सोवियत संघ में नौकरशाही थी उसका ही पूरे देश में क्या था? दबदबा था। जब नौकरशाही का इतना दबदबा होगा तो भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं अंदर से सोवियत संघ को खाई जा रही थी। इसके अलावा साम्यवाद पार्टी जो थी उस पर का अंकुश था, और वो एक ऐसी पार्टी थी जिस पर कोई मतलब निरंकुश सरकार थी, कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता था। सब कुछ उसकी चलती थी। जब उसकी चलेगी, चाहे वो गलत हो सही हो, जनता के लिए, पर जनता उससे परेशान थी एक तरीके से। अब क्या कर रहे हैं? संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। किन के ऊपर? परमाणु हथियारों के ऊपर। इसके अलावा जो शीत युद्ध चल रहा था उसके ऊपर क्या कर रहे थे? संसाधन खर्च कर रहे थे। जब सारे संसाधन युद्ध के ऊपर या हथियारों के ऊपर खर्च करेंगे तो लोगों की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरा नहीं हो पाएगी। तो ये भी विघटन का कारण बनता है। अब जो बुनियादी ढांचा है वो पश्चिम की तुलना में क्या था? बहुत पीछे था। सोवियत संघ चाहे कितने ही आगे हो, पर जो पश्चिम के देश से जब तुलना करते हैं तो प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में सोवियत संघ बहुत पिछड़ गया था। इसके अलावा जो 15 देशों से ये मिलके बना हुआ था, पर चलती किसकी थी? रूस की चलती थी। जब रूस की चलेगी तो कौन किसकी सुनेगा? ठीक है, तो किसका वर्चस्व था? रूस का वर्चस्व था। और जो गोर्बाचेव थे उनके जो सुधार किया उसका विरोध होने लगा। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है क्योंकि उपभोग वस्तुओं की कमी हो रही है। उपभोग वस्तुओं की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि युद्ध सेना के ऊपर खर्च किया जा रहा है ज़्यादा, तो जो लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं वो भी पूरा नहीं हो पा रही थी। अब हम पढ़ेंगे
कि जो भावनाएं हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं, जब पश्चिम के साथ संपर्क बढ़ा लोगों का तो उनके अंदर एक राष्ट्रवादी भावनाएं आई कि कुछ कोई देश होता है। तो जब राष्ट्रवादी भावनाएं आती है, संप्रभुता की इच्छाएं लोगों के अंदर उभरेगी तो विद्रोह करेंगे, ठीक है। और सत्तावादी होना, जो यूएसएसआर प्रणाली थी या सोवियत प्रणाली थी, वो क्या हो गई थी, सत्तावादी हो गई थी। वो लोगों के बारे में नहीं सोच रही थी, वो सिर्फ किसके बारे में सोच रही थी, अपनी सत्ता के बारे में सोच रही थी। तो और साम्यवादी जो पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, जो उसे करना है वो करेगा, वो किसी की नहीं सुनता था, जो साम्यवादी पार्टी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके विघटन के परिणाम क्या होते हैं, क्या देखने को मिलता है विघटन के बाद, अंत होने के बाद। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज क्या है, शीत युद्ध का अंत हो गया। विघटन कब होता है, 1991 में शीत युद्ध का अंत, जो संघर्ष चल रहा था शीत युद्ध, वो खत्म हो जाता है। विश्व में क्या आता है, एक ध्रुवीयता आरंभ हो जाती है, यूएसएसआर का वर्चस्व स्टार्ट हो जाता है। अब हथियारों की होड़ समाप्त हो जाते हैं। जो यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे से लड़ने के लिए जो हथियार बना रहे थे वो क्या हो रहे हैं, अब खत्म हो गई है। अब कोई हथियार निर्माण नहीं कर रहा है। यूएसएसआर का अंत होता है, कितने नए देश बनते हैं, 15 नए देश बनते हैं। रूस जो है, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन बनाया जाता है, रूस को उत्तराधिकारी बनाया जाता है। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में परिवर्तन आता है। अब जो देश यूएसएसआर के पक्ष में था, अब वो कहाँ जाएगा, यूएसए के पक्ष में जाएगा। तो शक्ति संबंधों में परिवर्तन आएगा। अब साम्यवादी प्रणाली, प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या साम्यवादी प्रणाली अच्छी थी या पूंजीवादी प्रणाली अच्छी थी। अगर साम्यवादी प्रणाली होती तो अच्छी होती तो उसका अंत ही क्यों होता। तो ऐसी बात, मतलब ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और पूंजीवादी जो वर्चस्व है, पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व आरंभ होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है इस शीत युद्ध में खत्म नहीं हुई, तो उसे जो है वो अच्छा माना जाता है। अब पूरे विश्व में उसका वर्चस्व आरंभ हो जाएगा। अब क्या बताएंगे कि कैसे जो है सोवियत संघ का विघटन के क्या कारण थे, क्या विघटन के क्या परिणाम रहे, और विघटन जो है वो किस तरह किया गया कि इतनी बड़ी 15 देशों से मिलके ये सोवियत संघ बना था, तो उसको कैसे संभाला गया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी क्या थी, कि शॉक थेरेपी में कैसे इसको उपचार किया गया, कैसे यूएसएसआर को ठीक किया गया। तो शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है, मतलब शॉक देकर उसको ठीक किया गया है, वो क्या है, शॉक थेरेपी है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि साम्यवाद के पतन के बाद जो यूएसएसआर था उसको सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवाद व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरा। मतलब इसमें क्या पढ़ना है कि शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना है। और इसमें जो है जिस तरह से यूएसएसआर को के साम्यवाद से क्या किया गया, उसका लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ संक्रमण किया गया, परिवर्तन किया गया। मतलब साम्यवाद से पूंजीवाद लेके आए हम सोवियत संघ में, और वो एक दर्दनाक था क्योंकि वहाँ सब कुछ क्या था, सामाजिक था, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। एकदम से क्या किया गया, निजी किया गया सारी चीज़ों को। तो वो पढ़ना है। और ये शॉक थेरेपी का मॉडल था, और इसमें भूमिका किसकी थी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ही से ही लोन ले रखा था, तो वो ही बताएंगे कैसे सुधार करना है। अब शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं थी। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ गए थे, तो सबसे पहले क्या होगा, निजी चीजें करेंगे सब कुछ। तो मिल्कियत का प्रमुख रूप क्या कर दिया, मतलब संपत्ति को क्या कर दिया, निजी कर दिया। सब कुछ जो भी सरकार के हाथ में था सब कुछ बेच दिया गया, तो निजी किया गया। राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया। सामूहिक फर्म की जगह क्या बनाए गए, निजी फर्म, ठीक है। जो खेत हैं वो भी निजी कर दिए गए, जो फैक्ट्री हैं उनको भी निजी कर दिया गया। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। पहले सोवियत संघ किसी के साथ व्यापार नहीं करता था, तो अब मुक्त व्यापार नीतियों को अपनाया गया। मुद्रा में की आपसी परिवर्तन था कि देश व्यापार स्टार्ट हो गया दूसरे देशों के साथ। पश्चिम देशों के साथ क्या हुआ, आर्थिक जुड़ाव स्टार्ट किया कि जो जो पश्चिम देश है, जो पूंजीवादी देश हैं, उनके साथ भी क्या स्टार्ट करते हैं, व्यापार स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था को, मतलब पूंजीवाद के अतिरिक्त कोई और व्यवस्था थी नहीं, तो पूंजीवाद को क्या किया गया, अपनाया गया। अब हम पढ़ेंगे इसके परिणाम। तो रूस जो है का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जो इतना बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यूएसएसआर विश्व की दूसरी महाशक्ति थी, वो बिल्कुल मतलब खराब हो चुकी थी, सब कुछ तहस नहस हो चुका था शॉक थेरेपी के
कारण। आर्थिक परिणाम कैसे थे? अनुकूल नहीं थे। देश ठप हो चुका था बिल्कुल पूरी तरह से। जो वहाँ की मुद्रा है उसका नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम रूबल। तो उसका जो है वो गिरावट आई। जब रूबल की कीमत पे गिरावट आती है तो क्या होता है, जब किसी भी देश की मुद्रा में गिरावट आती है तो उसके लिए वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो उसकी मुद्रा में क्या आ गई? गिरावट आ गई। अब जो समाज कल्याण के लिए जो काम कर रही थी सरकार, वो भी क्या हो गए? खत्म हो गए। अब सबसे बड़ी गैरराज सेल कि 90% जो उद्योग थे उनको सरकारी 90% उद्योग थे औने पौने दामों पर बेचे गए। तो उसे क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी गैरराज सेल कि मिट्टी के भाव बिके सब कुछ। और आर्थिक विषमताएं आ गई। जिन्होंने खरीदे वो तो अमीर हो गए, जिनके पास पैसे नहीं तो वो गरीब। तो अमीर गरीब का जो अंतर है वो भी बढ़ गया था। खाद्यान्न का संकट। सरकार सबसे पहले क्या करती थी कि जो है लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करती थी। अब सरकार ही नहीं रही साम्यवादी, तो आवश्यकताएं कहाँ पूरी होगी? तो लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। इतना बड़ा संकट आ गया था। और इसी वजह से जब लोगों का विकास नहीं होगा तो एक माफिया वर्ग उभरेगा जो जो ये पूंजीवाद है उसके खिलाफ है। तो माफिया वर्ग का उदय होता है। अब लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण न होने के कारण कमजोर संसद और राष्ट्रपति को अधिक अधिकार, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन का उदय होता है। ठीक है, तो सत्तावादी राष्ट्रपति शासन का उदय होता है, जो राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये सब कुछ चल रहा है उसकी वजह से यूएसएसआर में कुछ ऐसे भाग थे जहाँ पर संघर्ष और तनाव बहुत सालों तक चला। तो ये मैप के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इन गणराज्यों की जो अलग अलग आकांक्षाएं थी तो इनमें भी क्या चला? संघर्ष चला। तो कौन कहाँ कहाँ पर संघर्ष चला वो देखेंगे। तो दो गणराज्य कहाँ पे? चेचनिया और दागिस्तान। यहाँ पे क्या होता है? हिंसावादी अलगाववादी आंदोलन स्टार्ट होते हैं। ये मतलब जो ये 15 गणराज्य बनते हैं इनमें भी क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। ये भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और आंदोलन चल रहे हैं। और जैसे कि चेकोसलाइवा भी दो भागों में बट गया, चेक और सलाइवा में। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र और बाल्टिक क्षेत्र, ये जरूरी है। बाल्कन क्षेत्र के अंदर कौन सा आएगा? यूगोस्लाविया, जिसमें गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया। और इसमें जो है ये प्रांत याद करनी है: स्लोवाडिया, क्रोएशिया, बोस्टेरिया, हर्जगोनिया। ठीक है, ये स्वतंत्र हो गए। अब बाल्टिक क्षेत्र के बारे में। बाल्टिक क्षेत्र जो है बाल्टिक क्षेत्र के लुथानिया में मार्च 1990 में क्या होता है? स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है लुथानिया ने। ठीक है, और इसके अलावा जो है बाल्टिक क्षेत्र में क्या है? एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनते हैं और 2004 में नाटो के सदस्य बन जाते हैं। और यहाँ भी लड़ाई चलती है। तो क्या रखना है? बाल्टिक क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। इसके अलावा मध्य एशिया के अंदर, जिसमें तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक क्या चला? 2001 तक गृह युद्ध चला। इसके अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान और जॉर्जिया में गृह युद्ध की स्थिति देखने को हमें मिलती है। तो हमें इसमें याद करना है कि शीत युद्ध के अंत के साथ जो है 15 देश तो बने, पर इन 15 देशों की आकांक्षाओं की वजह से भी क्या होता है? इन देशों के बीच गृह युद्ध होता है और ये देश आपस में ही क्या हो जाते हैं? गृह युद्ध की वजह से टूट जाते हैं। तो मेन पॉइंट ये याद रखना है और बाल्टिक क्षेत्र और बाल्कन क्षेत्र के देशों का नाम याद रखना है बस। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों ये देश क्या कर रहे थे? लड़ाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनके पास क्या थे? पेट्रोल के विशाल भंडार थे। तो देशों के बीच ताकत होने की मतलब इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा थी कि कौन किसके ऊपर अधिकार करेगा। तो मेन रीज़न ये था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत और तथा अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध थे इन देशों के साथ। तो साम्यवाद देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और विशेषकर रूस के साथ तो भारत के हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। भारत जो है वो क्या चाहता है? हमेशा बहुध्रुवीय, भारत और रूस दोनों क्या चाहते हैं? बहुध्रुवीय विश्व चाहते हैं। और दोनों ही क्या चाहते हैं कि जो है सामूहिक सह-अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्तालाप हल। मतलब सारी चीज़ें क्या चाहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुदृढ़ीकरण किया जाए, विश्व की में लोकतंत्र हो, ये सारी चीज़ दोनों चाहते हैं। रूस और भारत दोनों चाहते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच क्या हुआ? 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होता है। इसके अलावा भारत जो है वो रूसी हथियारों का एक सबसे बड़ा खरीदार है।
रूस से जो तेल का आयात किया जाता है कौन करता है? भारत करता है, हथियार और तेल। इसके अलावा जो हमारी जो प्रौद्योगिकी है, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी कौन मदद करता है? रूस मदद करता है। जो हथियार है वो बनाने में भी रूस मदद करता है। इसके अलावा जो प्रमाणिक योजनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं हैं, उसमें भी कौन मदद करता है? रूस मदद करता है। कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों को विशेष पसंद किया जाता है कि भारतीय जो टीवी है, भारतीय फिल्म है वो देखी जाती है, भारतीय गाने, भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छा मतलब फॉलो किया जाता है रूस के लोगों द्वारा। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।